आता है वो आपका है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के केस में हमारे पास जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे डेंसिटी जो रहेगी वो जीरो हो जाएगी और करंट डेंसिटी JF होगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, उसको राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी डेल डॉट E दैट इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट जो आता है वो है डेल डॉट B दैट इज इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास डेल क्रॉस E दैट इज इक्वल टू माइनस कर ली B बाई कर ली T। फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी डेल क्रॉस B दैट इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन कर ली E डिवाइडेड बाई कर ली T। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होगी कि कब नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जो इसकी वेव इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे म्यू एप्सिलॉन था फ्री स्पेस में जो हमने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर E माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर E बाई करली T स्क्वायर। उसका नोट हटा देंगे, ये हो जाएगी वेव इक्वेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर B माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर E बाई करली T स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पे हमने C से रिप्रेजेंटेशन दिया था, फ्री स्पेस के अंदर जो लाइट ट्रेवल करेगी वो लाइट की वेलोसिटी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। लेकिन किसी मीडियम के अंदर जब बात करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज V से हमने इसको रिप्रेजेंटेशन दे दिया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई म्यू एप्सिलॉन। या इसके रिलेटिव प्रिमिटिविटी की टर्म में अगर लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाई अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से इनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो अगर इसको C की टर्म में लिखना चाहे तो देखो यहाँ पे 1 बाई म्यू एप्सिलॉन C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। या V जो होगा वेलोसिटी होगी वो होगी C डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू ऑफ आर इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू C बाई V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन द मीडियम। ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में म्यू ऑफ आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो यहाँ नॉन मैग्नेटिक मीडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे म्यू ऑफ आर की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हो गया अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यहाँ पे n से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, n जो होगा वो होगा एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। इसके बेस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इस वाले फॉर्मूले को भी राइट डाउन कर लेना भाई अच्छे से। अगली जो बात है हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास कि अलग अलग मीडियम के अंदर वेव है वो किस तरह से डिपेंड करेगी म्यू और एप्सिलॉन के ऊपर। ठीक है, अगर म्यू ऑफ आर और एप्सिलॉन आर दोनों की वैल्यू 1 है तो वो कब होगी, वो फ्री स्पेस के अंदर होगी। और जब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो वेव जो होगा, वेव का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी वेव। ठीक है, जहाँ पे म्यू ऑफ आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है उस केस में हमारे पास वेव जो होगा वो ऑसिलेटरी वेव होगी। अगर म्यू ऑफ आर ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमारे पास ये कब होगा, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होगा। यहाँ पर भी वेव की जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी नेचर होगा। ऑसिलेटरी वेव कंटिन्यूस वेव चलती जाएगी। अगर म्यू ऑफ आर ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन आर लेस देन 0 है, चेंज हो गए। ठीक है, तो वेव के अंदर क्या हो जाएगा, डैम्प वेव हो जाएगी, ऑसिलेटरी नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, n जो होगा वो उसकी इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेव क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसी केस में अगर ये होता है म्यू ऑफ आर लेस देन 0 एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 0 तो वहाँ पे कर्व बनाएगा। ठीक है, और दोनों ही अगर लेस देन 0 हो, ऐसा मीडियम अभी तक तो पाया नहीं गया है जहाँ पे म्यू ऑफ आर और एप्सिलॉन आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 या दोनों ही नेगेटिव वैल्यू दे। ऐसा मीडियम अभी तक मिला नहीं है, आगे मिल जाए तो देखते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर के अंदर फ्री स्पेस के अंदर डिस्कस किया था सभी टर्म्स। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एवरेज वैल्यू, पॉइंटिंग वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक
ठीक है, वो सारी हमारे पास फ्री स्पेस की बात थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर हमारे पास ये सारे किस तरह से बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंटिंग वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड बी, ये तो क्या रहेगा, ये तीनों तो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, कैसा ही मीडियम हो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे के जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के, बी परपेंडिकुलर होगा ई के, और ई परपेंडिकुलर होगा के। ये सारे आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी वहाँ पे भी दोनों इक्वल आई थी, वहाँ पे क्या आई थी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर आया था। तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, अब मीडियम आ गया तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, ठीक है। एवरेज वैल्यू जब हम इनकी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की जो अलग अलग एवरेज वैल्यू होगी वो हो जाएगा इसका 1/2 टाइम्स, तो ये 1/2 पहले से था, इसका 1/2 टाइम्स करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। टोटल अगर निकाल रहे हैं तो दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी रहेगी वो रहेगी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एवरेज एनर्जी प्रोपेगेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या थी 1/2 टाइम्स ऑफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन ई स्क्वायर, मीडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो 1/2 सी एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एस की जो वैल्यू थी वो क्या थी 1/2 हटा दिए, 1/2 कब आता है जब एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज यहाँ पे एवरेज की बात नहीं कर रहा, तो क्या होगा सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर पॉइंटिंग वेक्टर एस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, नॉट नहीं आएगा, सी एप्सिलॉन ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव वेक्टर से किस रिलेटेड है, ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेव वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो वेव की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी ओमेगा बाई के बराबर हो जाएगी। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी और के इज द वेव वेक्टर। लास्ट जो टर्म हमने निकाली थी वहाँ पे वो निकाला था इम्पीडेंस ऑफ द वेव। इम्पीडेंस क्या आएगा E डिवाइडेड बाई H, H क्या हो जाएगा यहाँ पे B बाई म्यू, ठीक है। वहाँ पे म्यू नॉट आया था तो यहाँ पे हो जाएगा B बाई म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे आया था म्यू इंटू सी, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू वी, वी क्या हो जाएगा 1/μ एप्सिलॉन, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। जब इसको अगर या तो यहीं पे छोड़ दो इम्पीडेंस अगर निकालना हो, और अगर आपको परमिटिविटी गिवन है इन द मीडियम तो म्यू बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, या अगर मीडियम के अंदर नहीं दे रखे तो रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म में एयर है तो उसका हम क्या निकालेंगे 120 पाई 120 टाइम्स ऑफ पाई अंडर रूट म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी इन द, ठीक है। तो ये हम यहाँ से जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो ये था हमारे पास सारी की सारी मैथमेटिकल टर्म किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी लेक्चर में, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई, ठीक है। A plane electromagnetic wave is propagated in a lossless dielectric. The electric field is given by E naught x plus a z cap exponential iota k c t plus x plus under root 3 z, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है ये वाली, where c is the speed of light in vacuum and E naught a and k naught are the constant, ठीक है। तो ये और a क्या है भाई, ये सारी टर्म कांस्टेंट है। द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन r एंड कांस्टेंट a r, एप्सिलॉन r की वैल्यू निकालनी है और कांस्टेंट a की वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे e की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। इसके साथ कंपैरिजन कर ले, हमें पता होता है ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, k नॉट c के बराबर होता है। तो ओमेगा कौन सी टर्म होती है, ओमेगा कौन सी वाली टर्म होती है, ये वाली टर्म जो t के साथ मल्टीपल में होती है।
के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, ये वाला के होगा के नॉट मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा के। तो ये वाली सारी की सारी टर्म हो जाएगी के इज इक्वल टू के नॉट एक्स डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो ये तो हो गया के, ये वाली टर्म लास्ट वाली। ठीक है, ओमेगा क्या हो जाएगा, ये के इंटू सी, टी के साथ जो मल्टीपल है वो हो जाएगा ओमेगा, तो क्या हो जाएगा सी के नॉट इंटू सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट इसके साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस जेड के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ के नॉट स्क्वायर, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, के नॉट से के नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, सी बाई टू, वी वेलोसिटी की वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारे पास सी बाई टू। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली हमने, के की वैल्यू पता चल गई, वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है सी बाई वी, सी क्या था ये, और वी की वैल्यू क्या आई थी सी बाई टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास 2। रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी थी, रिलेटिव परमिटिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फार्मूला था क्या, ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है तो n क्या था एप्सिलॉन r का अंडर रूट, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r के बराबर, एप्सिलॉन r की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, तो एक तो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन r। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द मीडियम एप्सिलॉन r, और दूसरा कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट a की वैल्यू क्या रहेगी वो निकालते हैं यहाँ से। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक होने के बाद देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है E परपेंडिकुलर टू K है तो E का K के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, E हमारे पास ये गिवन है, K की वैल्यू क्या है के नॉट एक्स कैप प्लस अंडर रूट 3 ऑफ जेड, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ, जब इसको ओवरऑल एक्स का एक्स के साथ और जेड का जेड के साथ जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, ये माइनस हो गया। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा बैठ सकते हैं, एक्स प्लस ए जेड कैप और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस अंडर रूट 3 जेड, एक्स प्लस अंडर रूट 3 जेड है और ये है एक्स प्लस ए जेड कैप, तो ये हो जाएगा x प्लस ए जेड कैप और ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 3, तो x का x के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, 3 का इसके साथ तो अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो गया 0 क्योंकि मैग्नीट्यूड वाली टर्म राइट हैंड साइड में चली जाएगी, ये तो सब 0 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 बाई अंडर रूट 3, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द रेस्ट मास ऑफ विच 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट कैन बी इमिटेड क्रैंको रेडिएशन व्हाइल पासिंग थ्रू द वाटर इज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्रैंको रेडिएशन क्या होती है, is an electromagnetic radiation emitted when a charged particle passes through a dielectric medium at a speed greater than the phase velocity of light in that medium। ठीक है, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो प्रोड्यूस करी जाए किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट के ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, तो उससे जो लाइट रेडिएशन निकलती है उसको बोलते हैं हम क्रैंको रेडिएशन। तो उसकी मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम क्या हो गया रेस्ट मास के टर्म में एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है मीडियम की वाटर की 1.5, तो हमें इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में चला जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C बाई वी, तो V बाई सी को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 बाई एन स्क्वेयर, तो अब हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, रेस्ट मास हमें गिवन है, रेस्ट मास हो गया एम नोट। ठीक है, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर।
तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी एनर्जी किसकी, उस पार्टिकल की, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहा है, ट्रेनको रेडिएशन से की स्पीड से हमारे पास पास हो रहा है थ्रू द वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, A light signal travel from a point A to point B both within the glass slab। A और point B जो है वो एक ग्लास स्लैब के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक ही मीडियम है दोनों ग्लास स्लैब, A और B दोनों एक ही मीडियम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो एक कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से विद स्पीड 0.3 टाइम्स ऑफ c। तो इसके अंदर जो स्पीड है वो 0.3 टाइम्स ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है यहाँ पे, मान लेते हैं हमने ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में 0.3 c के साथ ये ग्लास स्लैब मूव कर रही है, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, द ऑब्जर्वर विल मेजर द स्पीड ऑफ लाइट सिग्नल। तो यहाँ पे जो लाइट सिग्नल जा रहा है उसका ऑब्जर्वर जो मेजर करेगा स्पीड वो क्या होगी। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ऑब्जर्वर है वो कोई, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और ये ग्लास स्लैब 0.3 c से जा रहा है, तो इसके अंदर से लाइट रेडिएशन A से B तक जा रहा है, ठीक है। इस लाइट रेडिएशन की स्पीड ऑब्जर्वर ये क्या मेजर करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास जो इनसाइड में हमारे पास वेलोसिटी है वो मान लिया हमने v ऑफ x डैश, तो वो क्या हो जाएगी c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसकी v यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेडिएशन की वेलोसिटी c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो v ऑफ x डैश वेलोसिटी ऑफ लाइट सिग्नल इनसाइड फ्रॉम a टू b वो क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाय 1.5। एक्चुअल में ये होगा। ऑब्जर्वर क्या मेजर करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको ये किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा रेडिएशन, वो हमने मान लिया v ऑफ x। तो वो एक्चुअल स्पीड से किस तरह रिलेटेड होगा, v ऑफ x, vx डैश इनसाइड में जो स्पीड है वो प्लस v जो उसकी एक्चुअल स्पीड है 0.3 c जिससे वो जा रहा है वो 1 प्लस v vx डैश डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिव, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन होता है। तो हमें v ऑफ x यहाँ पे कैलकुलेट करना है, v ऑफ x डैश हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है c डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, सभी ये वैल्यूज, और v क्या है 0.3 टाइम्स ऑफ c। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, c डिवाइडेड बाय 1.5 0.3 c, 1 प्लस 1 बाई c स्क्वायर 0.3 c, c डिवाइडेड बाय 1.5। ओवरऑल इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 5 जा c स्क्वायर से c कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेंगे तो होगा क्या हमारे पास, ओवरऑल जब इसको रिजल्ट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू निकल आएगी भाई क्या 29/36 टाइम्स ऑफ c। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.805 टाइम ऑफ c। अगर 2 डेसिमल तक निकालते हो तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.81 टाइम्स ऑफ c, ठीक है। ये था कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। ग्लास स्लैब क्या है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम था। तो ये सारे के सारे उनके बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगी। तो किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुटअप किए हैं। ओके।